सो स्टूडेंट, अब हम लोग बेटा इस लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हमने बहुत कुछ बातें रेजिस्टेंस पर पढ़ ली हैं, रेजिस्टिविटी पर पढ़ ली है। जो इफेक्ट टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर होगा वही इफेक्ट रेजिस्टिविटी पर भी होगा। अगर मान लो टेम्परेचर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो रेजिस्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इन दोनों को घटाने का काम करेगा। चलिए वहाँ तक बाद में पहुँचते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस, आपको याद है बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, R = m/n² τ इंटू L/A। R = m/n² τ L/A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इस फॉर्मूले में आपको एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी? कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। हम लेंथ और एरिया को साइड में रखते हैं क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर। तो यहाँ से दो फैक्टर आपके सामने आ रहे हैं। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट इज n? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए आप मोटे तौर पर। एंड व्हाट अबाउट टॉप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। टाइम मतलब दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम, R इन दो बातों पर डिपेंड करता है। और आपको इसी चीज पर सबसे ज्यादा गौर करना है कि ये दोनों फैक्टर टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से कैसे अफेक्ट होते हैं। अगर आप देखो तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो R डिक्रीज करेगा, R डिक्रीज करेगा। साइमल्टेनियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोलिजन इंक्रीज करेगा, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टॉप कम हो जाएगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो दो कोलिजन के बीच का टाइम, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो R इंक्रीज कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ दो फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको जनरल डिस्कशन किया है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको ये नहीं बोला है कि रेजिस्टेंस मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, क्या मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। अभी तो हमने जनरल बातें डिस्कस की है कि भाई रेजिस्टेंस जो है ना इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है और कैसे ये दो चीज़ें अपना इफेक्ट रेजिस्टेंस पर डालती हैं। तो एक फैक्टर कहता है भाई टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, दूसरा फैक्टर कहता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। अब देखिए नेट रिजल्ट क्या आता है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर आप सोचो बेटा कि कंडक्टर के केस में क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर, तो आप सभी जानते हो कंडक्टर कहते किसको हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर राइज करता है तो n ऑलरेडी मैक्सिमम होता है, तो n पर बेसिकली आप ये कहो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आता कंडक्टर के केस में। मान लो 1-2% बॉन्ड टूट भी जाते हैं तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये पक्का है कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसका लोग जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे और ये वाला फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा, यानी कि टाउ कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होकर आ रही है यहाँ पर कि जब टेम्परेचर राइज करेगा तो n का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम कहता है कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो इसको अगर आप कंक्लूड कर दो तो कंक्लूजन के बाद बहुत सीधा रिजल्ट आपके सामने है कि इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। नाउ इन केस ऑफ सो अब हम बात करेंगे बेटा इन केस ऑफ इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, यहाँ कुछ सोचने वाली बात है अब आपके लिए। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, देखो इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते या बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो ये फैक्टर अपना रोल प्ले करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ ये दूसरा फैक्टर भी अपना काम करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर कहता है रेजिस्टेंस कम होगा, दूसरा फैक्टर कहता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बेटा हम माने किसकी माने, तो इसके लिए हम जाते हैं थोड़े से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर।
एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से करंट राइज कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इसको इसके साथ अटैच करो तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है इसका मतलब टाउ का इफेक्ट जो है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का जो इफेक्ट है वो एन वाले इफेक्ट पर डोमिनेट नहीं कर पाता, मतलब एन का इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, ये है आपका केस। कंडक्टर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको क्या बताता है? सबसे पहले तो जानिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ये टर्म क्या है। तो अगर हम बहुत सिंपल वर्ड में बोले, देखो अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के चेंज होने से किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज होता है। मैंने आपको ये नहीं कहा बढ़ेगा, मैंने आपको ये नहीं कहा घटेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो भाई चेंज तो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे चेंज होगा, कैसे मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने पे टेम्परेचर में कितना बदलाव आएगा, दैट इज व्हाट दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी कि आप उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो या घटाते हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो अल्फा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो बदलाव आएगा वो कम आएगा। अब ये है क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट? देखो अगर मैं कहूँ आपको, मैंने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो कहा हाउ आर चेंज विद टेम्परेचर। अब इसको डिटरमिन करना है तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप चेंज करोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। सो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। और यही अल्फा जो फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है इसे ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नेम्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा आपने 11th क्लास में बेटा थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ से आपने देखा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी के बराबर आता है। तो अल्फा किसके बराबर आ गई, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। इन वर्ड को देखो, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस, आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई टेम्परेचर कोफिशिएंट की, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और इसका एसआई यूनिट अगर मैं कहूँ आपको लिखने के लिए तो आप बड़े आराम से सोच सकते हो, केल्विन इनवर्स विल बी द एसआई यूनिट। देखो रेजिस्टेंस के यूनिट से रेजिस्टेंस का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन इनवर्स इसका एसआई। अब आप जरा इस अल्फा के बारे में सोचिए कि बेसिकली ये अल्फा आपको क्या बता रहा है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपको ये भी पता लग गया कि अल्फा आपका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखो इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर कंडक्टर अगर आप देखो कंडक्टर के केस में, अच्छा एक चीज़ और देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी। भाई ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिनल हो गया, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस कुछ चेंज हुआ होगा, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया। तो फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल रेजिस्टेंस आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोचिए, देखो कंडक्टर की बात करते हैं आप,
आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आर टी की वैल्यू आर नोट से बड़ी होनी चाहिए। सोचिए ये बात ठीक है या गलत है? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आर टी की वैल्यू आर नोट से बड़ी है, कैसे आ रही है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। आर टी अगर आर नोट से बड़ा है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। इसको उल्टे शब्दों में समझो, अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या है? जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा पॉजिटिव दे रखा हो तो उसका सीधा मतलब है कि उस क्वेश्चन के अंदर या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको जो सब्सटेंस सेलेक्ट करके दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रहा होगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस हायर टेम्परेचर पे जा रहा होगा। अगर इसी तरीके से हम बात करें सेमीकंडक्टर की या इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, तो आप सभी जानते हो कि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि आर टी की वैल्यू आर नोट से कम होती है, तो इसका अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, इसका अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर से इंसुलेटर्स के लिए नेगेटिव होता है, जबकि कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा मीनिंग टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। तो ओवरऑल अगर आप इस सारे चीज़ों को इकट्ठा करो तो बात कंक्लूड होती है बेटा कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी राइज करेगी। तो जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। अब बेटा आपका एक क्वेश्चन है यहाँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो नेम ऑफ द मटेरियल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटन के बनाए जाते हैं, यूरेका के बनाए जाते हैं, मैग्नीन एक सब्सटेंस होता है बेटा, मैग्नीन के बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपको मोटे तौर पर बोलूँ तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आमतौर पर एलॉय के बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एलॉय ही क्यों, या ये कहिए यही मटेरियल क्यों? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला, इनकी जो अल्फा वैल्यू है यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कम होता है, लो अल्फा वैल्यू, लो अल्फा वैल्यू। अब आप लोग सर लो अल्फा वैल्यू का मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है? देखो आप लोगों को एक बात तो बिल्कुल क्लियर है इन चीज़ों के अंदर कि अल्फा की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है और अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है। अल्फा की वैल्यू कम होने का मतलब है कि उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन है वो कम आएगा। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। मान लो आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस डिजाइन किया और वो रेजिस्टेंस आप इंडिया में यूज कर रहे हो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। अब वही रेजिस्टेंस आप जाके रसिया में यूज करने लगो जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। तो अगर उसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी तो इंडिया में उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो रसिया में जाके उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बदलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा, नो डाउट इंडिया में या रसिया में जाके इसका भी रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन उतना नहीं बदलेगा जितना हाई अल्फा वैल्यू का है। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस आपने जिस वैल्यू का डिजाइन किया है वो उसके आसपास ही रहेगा अगर अल्फा की वैल्यू कम रहेगी। नंबर 2, हाई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई रो वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमेशा इन मटेरियल के बनाए जाते हैं। पीछे इनके पीछे रीजन दो हैं, एक तो इनकी अल्फा वैल्यू यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है, दूसरा इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, लो अल्फा वैल्यू है, ये फेवर करता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के डिजाइनिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में, इसे आप देख लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ बेटा आपको। स्टेटमेंट इज ऑन द बोर्ड। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास ना एक मटेरियल है एक्स, इस मटेरियल का आइस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो 7 है। इसी मटेरियल का स्टीम पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो 7.15 है। और जब हम इसी मटेरियल को किसी एक हॉट बाथ टब में लेकर जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होकर 7.5 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस हॉट बाथ टब का टेम्परेचर कितना होगा, ये फाइंड आउट कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। अगर आप इसके बारे में सोचें, मान लो मुझे ये क्वेश्चन सोचें कि मैं ये निकालना है हॉट बाथ टब का टेम्परेचर, तो आप इस फॉर्मूले को सोचिए। वी नो अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी। समझने वाली बात ये है, देखो ये आर ओ है आपका 0 डिग्री सेल्सियस
ये स्टीम है R100 और ये कोई टेम्परेचर है R। जब आप इन क्वेश्चन को करते हो मुझे यहाँ दो टेम्परेचर चाहिए। अब इन दो टेम्परेचर में क्या पहला RO यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये जरूरी है? तो बेटा वैसे तो कहें तो जरूरी है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मान लो आपको आइस पॉइंट का टेम्परेचर का रेजिस्टेंस ना गिवन होता, मुझे ये दो वैल्यू दे रखी होती, तब मैं क्या सोचता? तो ऐसे क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया अल्फा इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल इंटू डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। आप ऐसा सोच सकते हो। अब फाइनल कौन सा लेना है? जो हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है उसे फाइनल मान लो, जो लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है उसे इनिशियल मान लो और क्वेश्चन को प्रोसीड करो। अगर मान लो 0 पर आपको वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन अगर 0 पर गिवन है आप तो क्वेश्चन में आप ले ही सकते हो। अब जरा इस क्वेश्चन को सोचो, आप पहले इस क्वेश्चन को सोचो। अगर मुझे RT गिवन है, R नोट मुझे गिवन है, R नोट गिवन है, लेकिन डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर 0 है, T माइनस 0 हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास दो अननोन हो गए, एक T अननोन हो गया, एक अल्फा अननोन हो गया। T और अल्फा दोनों अननोन हो गए। मान लो इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन होती फिर तो मैं आराम से कर लेता, जैसे अल्फा गिवन होती तो T निकाल लेता, T गिवन होता तो अल्फा निकालना होता तो अल्फा निकाल लेता। बट यहाँ तो एक अलग तरह की प्रॉब्लम तैयार हो गई कि क्वेश्चन में जब मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो मेरे साथ एक दो अननोन आ गए। अब क्या करें? तो अब ये तरीका है, मटेरियल सेम है ना, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब अल्फा वैल्यू हर बार सेम आई, अल्फा वैल्यू हर बार सेम होगी। तो आप यहाँ दो इक्वेशन बना, एक बार RT के लिए, एक बार R100 के लिए। तो क्या मैं दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ? R100 माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू डेल्टा टी, T माइनस 0, यहाँ T 0 100 है तो 100 माइनस 0, इसको मैंने लिख दिया T माइनस 0। ये दो इक्वेशन बना गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से दो तरीकों से प्रोसीड किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि भाई मैं यहाँ सारी वैल्यू रख दूँ, R100 की जगह 7.15 लिख दिया, R नोट की जगह 7.00 और इसको सोल्व करके अल्फा निकाल लिया और अल्फा की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दी, T कैलकुलेट कर। दिस इज वन ऑफ द। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इन दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इक्वेशन बन गई RT माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू T इक्वल टू R100 माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू 100। अब देखो केवल एक ही फैक्टर T है जो अननोन रहेगा, RT की वैल्यू ये रही, R नोट की वैल्यू ये रही, R100 R नोट ये रहा, इधर R नोट से R नोट कैंसिल हो जाएगा तो आपका T का आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आपको T की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे नहीं पता इसमें T की वैल्यू क्या आने वाली है, मैंने तो एक जनरल क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर दिया था, तो ये क्वेश्चन है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।